अच्छी सी 6 मार्क्स की यूनिट है ग्रेविटेशन, और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है 11th में एज वेल एज 12th में। बेटा वो दरवाजा खोलो, बस बस, ठीक है भाई। वर्ड हम लोगों ने ग्रेविटेशन तो अब तक बहुत बार पढ़ा है, लेकिन ये बना कहाँ से? ग्रेविटॉन, ग्रेविटॉन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। आप देख रहे होंगे इसके बेस में एक ही वर्ड है, और वो वर्ड क्या है? ग्रेविटॉन। हम लोग सबसे पहले समझें कि ग्रेविटॉन क्या है। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन पढ़ा है, प्रोटॉन पढ़ा है, न्यूट्रॉन पढ़ा है, ग्रेविटॉन पढ़ा रहे हैं। इन सब में सिमिलरिटी क्या है? टॉन। हाँ, आपका भी बिल्कुल कहना ठीक है और आपका भी कहना बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा कि कॉमन है टॉन, उससे तो ये पता लग रहा है कि ये सारे के सारे एक ही टर्मिनोलॉजी के वर्ड है। इट मे बी ग्रीक, ठीक है, वहां से सबकी उत्पत्ति हुई है। आपका कहना अपनी जगह पे बिल्कुल बहुत बढ़िया है कि सारे के सारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसका अपना कोई डिफाइंड मास होता है। प्रोटॉन एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका अपना एक चार्ज होता है, जिसका अपना एक डिफाइंड मास होता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी अपने आप में एक ऐसा पार्टिकल जिसका अपना एक चार्ज होता है, अपना एक मास होता है, या चार्ज जीरो होता है, ठीक है भाई। जस्ट लाइक ऑल दीज पार्टिकल्स, ग्रेविटॉन, अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज टर्म्ड एज ग्रेविटॉन। यानी अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो उसका जो फील्ड पार्टिकल होगा वो फील्ड पार्टिकल ग्रेविटॉन होगा। जैसे न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस का जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या है? बोलो। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले, उसमें न्यूक्लियॉन में आपका क्या हो सकता है? प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के फील्ड पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पार्टिकल्स में अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन है एज वेल एज प्रोटॉन है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से ग्रेविटेशन के लिए जब मैं फील्ड पार्टिकल्स की बात करूंगा तो वो क्या होंगे? ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन की कैरेक्टरिस्टिक में आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी एक एंटिटी है, कोई भी एक एंटिटी है जिसका अपना एक मास होता है, और उस मास की वजह से एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। और यूनिट मास के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। नहीं आई बात? ग्रेविटॉन, फील्ड पार्टिकल्स, ग्रेविटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन, और यूनिट मास के ऊपर लगने वाला फोर्स ग्रेविटी। आई थिंक अब आपको ग्रेविटॉन, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी सबका एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। डेफिनेशंस आप लोगों से नहीं पूछी जाती, ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है कि ग्रेविटॉन क्या होते हैं। तो ग्रेविटॉन्स आर द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। फिर डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे ग्रेविटी की, तो अभी ग्रेविटी आएगा तब और एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी तो फोर्स एप्लीकेबल ऑन यूनिट मास ड्यू टू ए हग मास, एक बड़े मास की वजह से यूनिट मास के ऊपर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटी, ठीक। इवन दैट ग्रेविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए वेरी बिग और वेरी हग मास। ग्रेविटी क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे एक टीचर की प्रॉपर्टी होती है पढ़ाना, इट में भी हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, संस्कृत का टीचर है या फिजिक्स का टीचर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ाना। बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी? एक बड़े मास।
तो आई थिंक ग्रेविटेशनल आप लोगों ने अब तक बहुत बार पढ़ा, लेकिन अब पहली बार हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि ग्रेविटी, ग्रेविटेशन होता क्या है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे डिफरेंट थ्योरीज की। तो देखिए कोपर्निकस ने सबसे पहले ऐसा बताया कि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। अब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है तो क्यों घूम रही है, इसके पीछे रीजन खोजा गया। जब रीजन खोजा गया तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एस्पेक्ट आया या ग्रेविटी का एस्पेक्ट आया। फिर केपलर ने अपने लॉ दे दिए, वो भी कहीं ना कहीं सन के चारों तरफ अर्थ के घूमने को लेकर के ही केपलर के 3 लॉ थे। तीनों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। न्यूटन तो बहुत बाद की बात है जिन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को इनवर्स स्क्वायर फोर्स के नाम से जाना। न्यूटन ने ये इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ये है कि मान लीजिए ये 2 ग्रेविटॉन हैं, सिंपल सी भाषा में ये 2 मास हैं और इनके सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो r है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। इसे कहा इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया। फिर कूलम्स ने चार्ज के लिए इनवर्स स्क्वायर लॉ दिया। कंप्लीट लॉ की बात करता हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 m2। यहां पे m1 ले लो, m2 ले लो, ठीक है। इसको अगर फ्रेम करता हूं तो कैपिटल G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज m1 m2 ओवर r। इसको मैंने यूनिवर्सल क्यों कहा? यूनिवर्सल इसलिए कहा कि हम अर्थ सिनेरियो की बात नहीं कर रहे, हम तो किसी भी मिल्की वे में चले जाएं, किसी भी प्लैनेट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, ये जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट रहेगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया। इसी तरह से ये जो मास हैं ये भी यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज नहीं होते। मास एक ऐसी एंटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती, हाँ कन्वर्ट हो सकती है E = mc² के करस्पॉन्डिंग, उसकी बात हम लोगों को यहाँ पे नहीं बनती है, ठीक, लेकिन ये चेंज नहीं होती। सबसे पहले यहाँ G के बारे में डिस्कशन की बात करें तो देखिए G जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज Fr² ओवर m1 m2। यहाँ से डायमेंशन ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं m1 L1 t-2 दैट इज फॉर फोर्स, L2 दैट इज फॉर डिस्टेंस स्क्वायर ओवर m मास। यहां से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो m-1 L3 t-2 ये आप लोगों को मिल जाएगा किसका? कैपिटल G का डायमेंशनल एक्सिस। और डायमेंशनल एक्सिस मिल जाएगा तो यूनिट भी आपको याद रहेगा क्या? किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स स्क्वायर। समझ आ रही बात? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए किसी बच्चे को यहाँ पे ये कंफ्यूजन ना हो कि सर यहाँ तो कहीं टाइम का एस्पेक्ट था ही नहीं, यहाँ तो सब कुछ फोर्स और मास और ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन इसमें तो टाइम आ रहा है। तो ये गलत नहीं है, अपने आप में बिल्कुल ठीक है। फंडामेंटल्स में जब हम लोग लेके आते हैं तो टाइम डिपेंडेंट होता है हमारा क्या? कैपिटल G। अब आपसे अगर कोई ये पूछने लगे कि क्या कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट है तो आप क्या कहेंगे? है, ठीक। लेकिन ऐसे अगर हम लोग बात करें तो ये टाइम पे भी डिपेंडेंट है और डिस्टेंस पे भी डिपेंडेंट है और मास पे भी डिपेंडेंट है, ठीक। वैसे ही यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डिपेंडेंट है, इसका टाइम के साथ साथ ये वेरी करेगा ऐसा नहीं है, डिपेंडेंट है लेकिन टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। ये बात सबको समझ आ गई? तो ये बात थी जो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दी किसने? न्यूटन ने। इससे पहले कुछ थ्योरीज आई, उन थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया गया। थ्योरी थी हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था कि अर्थ को सेंटर माना गया और अर्थ के चारों तरफ बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार हैं, उन सबको घूमता हुआ कहा गया। और नो डाउट जो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसके बेसिस पे काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन भी कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि उसके बेसिस पे कुछ एक्सप्लेन ना हुआ हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। अल्टीमेटली जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई
उसकी जगह पर हेलिसेंट्रिक थ्योरी आ गई। हेलिसेंट्रिक का मतलब सन जिसके सेंटर, ठीक। हेलिसेंट्रिक थ्योरी को लेकर के केपलर ने अपने लॉ दिए। तो लॉ ऑफ केपलर्स की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ केपलर। लॉ ऑफ तीन लॉ है केपलर के, बड़े आसान से हैं। तीनों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तीनों हमारे सिलेबस में हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखिए बुक पढ़ने का फायदा ये होता है कि एक ही चीज को डिफरेंट लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देते हैं। जब हम बुक पढ़ते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोगों को क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ केपलर क्या है? पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट में वो सिंपल सा कहते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ट्रैक पर नहीं होती, इलिप्टिकल ट्रैक। और इलिप्स में आप सब लोग जानते हैं दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और ये सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस जहां एक दूसरे को काटते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब नोट यहाँ पे दो चीजें हम लोगों को मिलती हैं। एक फारदेस्ट पॉइंट मिलता है, फारदेस्ट पॉइंट को हम लोग एपिहीलियन के नाम से जानते हैं, और एक शॉर्टेस्ट या नियरेस्ट पॉइंट हम लोगों को मिलता है जिसे हम लोग किसके नाम से? पेरिहीलियन के नाम से। ये बस है। तो ये पहला लॉ है, बड़ा आसान सा लॉ है, इसमें कहीं कोई नई बात ऐसी नहीं, ठीक। बस हमें पेरिहीलियन पता होना चाहिए और क्या होना पता होना चाहिए? एपिहीलियन पता होना चाहिए, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ में वो ये कहता है, एक सबसे आसान सा एस्पेक्ट, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। पहले हम समझे एरियल वेलोसिटी क्या है। अगर हम लोग संधि विच्छेद भी कर ले तो इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। क्या वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को जनरली हम लोग कहते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एरियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो चूंकि वेलोसिटी लगा है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी। एरियल यानी एरिया लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरिया से रिलेटेड एस्पेक्ट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? dA ओवर dt। एग्जैक्टली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरियल वेलोसिटी dA ओवर dt, ठीक है। यानी एरिया स्वेप्ट इन यूनिट टाइम। स्वेप्ट का मतलब झाड़ू लगाना। अब देखिए अगर घर में बड़ी सी बढ़िया वाली झाड़ू है तो कम समय में ज्यादा हिस्से को हम लोग स्वेप कर सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं। अगर झाड़ू टूट गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है, तो हम जो है कम झाड़ू या कम स्वेपिंग कर सकते हैं ज्यादा समय। नहीं समझे? यानी एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एरिया स्वेपिंग पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? एरियल वेलोसिटी। तो जो सेकंड लॉ है वो बड़ा नॉर्मल सा है, एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब वो प्लैनेट सन से एक्सट्रीम पर होगा, दूर होगा, तब यूनिट टाइम में जो एरिया स्वैप करेगा, यूनिट टाइम मान लीजिए मैं 1 सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, उतना ही एरिया वो तब स्वैप करेगा जब वो नजदीक होगा, यानी पेरिहीलियन के पास। एरिया स्वैप इन यूनिट टाइम मस्ट बी सेम, ठीक है। ये कहलाता है हमारा क्या? सेकंड लॉ ऑफ केपलर या एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। हैव डाउट? इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की बात करूं, मान लीजिए इस रेडियस को, इंस्टेंटेनियस रेडियस को मैं r ले लेता हूं, सेंटर पे सबटेंड एंगल को थीटा ले लेता हूं और इस चीज को सपोज मैं dr ले लेता हूं, तो इसका एरिया निकालना मेरे लिए थोड़ा आसान काम होगा। क्या? इसे मैं ट्रायंगल मान लेता हूं ऑलमोस्ट, तो दैट इज 1/2 r, और r हो गया मेरे पास में r d थीटा। चलो dr नहीं, मैं इसको क्या ले लेता हूं, ये r की ले लेता हूं, तो इसको r की, ठीक है, r, और ये एंगल चेंज जो है इसको मैंने ले लिया d थीटा। d थीटा लेने का तात्पर्य सिंपल सा है कि एंगल चेंज मैंने स्मॉल लिया। अगर मैं थीटा लिखता इसका मतलब एक बड़ा एंगल चेंज था, d थीटा लिखा है इसका मतलब एक स्मॉल एंगल चेंज है। गॉट इट? तो यहां से एरिया जो मेरे को मिल गया 1/2 r d थीटा मिल गया। आई में राइट इट 1/2 r² d थीटा। मेरे को बात करनी थी किसके बारे में? एरियल वेलोसिटी के बारे में।
सिंपली आई में डिवाइड इट बाई टी। अब कोई स्टूडेंट इसको a बाई टी लिख सकता है, बिल्कुल लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। a बाई टी लिखने में और dA ओवर dt वाई लिखने में क्या अंतर है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशिएट हो गया। दूसरा बताए, चेंज, स्मॉल चेंज इन स्मॉल टाइम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और कुछ बताएं? जब मैं dA ओवर dt लिखता हूं तो दैट इज एक्जेक्टली इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी, किसी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है ऐसा, ठीक है। अगर मैं a ओवर t लिखता हूं इसका मतलब ये एवरेज एस्पेक्ट है, ठीक। तो मुझे हमेशा यहां क्या लेना है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी लेनी है, dA ओवर dt लेनी है। इसके पीछे एक कॉज और भी है। हम लोगों ने यहां बात की थी क्या, d थीटा ओवर dt इक्वल्स टू 1 अपॉन r स्क्वायर ओमेगा। एग्जैक्टली अगर मेरा d थीटा छोटा है, चेंज इन एंगल छोटा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तभी ये मेरा जो एस्पेक्ट है वो सही बैठेगा, अदरवाइज तो नहीं बैठेगा। समझिए कैसे। मान लीजिए मैंने ओमेगा को स्केलर कह दिया, तो r स्क्वायर तो वेक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर वेक्टर होता ही नहीं। बोलो, ये वेक्टर हो नहीं सकता, ये वेक्टर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने थीटा ओवर टी लिखा है। भाई ओमेगा तो मेरा वेक्टर तभी होगा ना जब मैं स्मॉल एंगल चेंज स्मॉल टाइम की बात करूंगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही स्केलर हो गए, और दोनों स्केलर हो गए तो ये वेक्टर हो नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को इसी फॉर्म पे लाना पड़ेगा। जब भी मैं एरियल वेलोसिटी की बात करूंगा तो इंस्टेंटेनियस एरियल वेलोसिटी की बात करूंगा, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए चेंज इन एंगल की बात करूंगा, स्मॉल ड्यूरेशन या स्मॉल चेंज इन एरिया की बात, ठीक है। यहीं से एक एस्पेक्ट और भी आ जाता है क्या, एरिया वेक्टर। अरे भाई ए के ऊपर मैंने एरो लगाया, इसका मतलब क्या है, एरिया वेक्टर है। बोलो, तो अब तक तो एरिया पढ़ा था हमने स्केलर, ये एरिया वेक्टर कहां से आ गया भैया? जैसी जैसी जरूरत फिजिक्स में पड़ती है वैसे वैसे हम लोग क्वांटिटीज में मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ये रिजिड मत हो जाना कि सर हमने तो आज तक एरिया को स्केलर ही पढ़ा है, हम नहीं पढ़ते थे वेक्टर। एक और आप ले ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर को समझ जाए, 12th में बहुत जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को एरिया वेक्टर की। एग्जैक्टली एरिया वेक्टर में क्या करता हूं, कोई भी एक एरिया ले लेता हूं और इस एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता हूं। परपेंडिकुलर आउटवर्ड को लिखता हूं मैं एन कैप, या कोई कहता है तो पॉजिटिव एन कैप। अब पॉजिटिव एन कैप लिखो, एन कैप लिखो, डजंट मैटर, क्योंकि कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ये अब मेरा एरिया वेक्टर होगा, यानी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। ये बात समझ में आ गई? तो यहां जब मैं एरिया वेलोसिटी की बात करूंगा तो इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वही होगी जो एरिया वेक्टर की है, और एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू सरफेस। समझ आ गई बात? तो देखो हम कहीं भी एरो लगा दें, कहीं भी कैप लगा दें, किसी भी क्वांटिटी को स्केलर कह दें, किसी भी को वेक्टर कह दें, ऐसा नहीं है। हर क्वांटिटी का अपना एक एस्पेक्ट है, जहां एरो लगा सकते हैं वहीं लगेगा, जहां नहीं लगा सकते वहां नहीं है, ठीक। अगर आपको झंझट में नहीं पढ़ना तो फिर आप इस डेरिवेशन में सिंपल सा ये कहानी लेके चलेंगे, ठीक है। आपने मॉड्यूलस लगाया, सारी कहानी खत्म। लेकिन आपने मॉड्यूलस नहीं लगाया, कहीं आपने एरो लगा दिया, कहीं नहीं लगाया, तो बात नहीं बनेगी, फिर मामला जो है क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होता है आप लोगों के पास, और वो सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोगों को फिजिक्स को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा को हल्के में आप लोग ना लें, फिजिक्स को अगर आगे तक ले जाना है तो निश्चित सी बात है वेक्टर अलजेब्रा को आप लोगों ने सही से एम्फसाइज करना है, जिसमें हमें हर बात पे ये पता लगेगा कि कहां वेक्टर की साइन लगे, कहां वेक्टर की साइन ना लगे, ठीक। क्या डिस्क्रिप्शन में थोड़ा लिंगर ऑन होता चला जा रहा है, लेकिन इतनी लंबे वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का डेरिवेशन आप लोगों को पूछा जाता है, वो हम लोग यहाँ पे एस्पेक्ट कर दे रहे हैं। dA ओवर dt हमें निकालना था, एरिया की बात हम लोगों ने इसे राइट एंगल छोटा ट्रायंगल मानते हुए निकाल दी, ठीक है। और फिर dt से इसको डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये ओमेगा के टर्म्स में आ गया, और हम लोगों को एरियल वेलोसिटी 1/2 r स्क्वायर ओमेगा मिल गई। अब जरा एक चीज और देखो, क्या देखो साहब,
एल जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मैं समझता हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, यही होता है, नहीं होता। अच्छा जी, तो एम स्क्वायर आर ओमेगा होता है, वो भी नहीं होता, तो क्या होता है जी, एम नहीं, सिर्फ आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। अब अगर मैं इसको बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत है? नहीं है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। फिर क्या बचा, फिर मैं लिखूंगा m dA ओवर dt इज इक्वल्स टू 1/2 L। कोई ऐतराज नहीं? चलो m को उधर ले जाओ, यहां ले आओ सारे, या कोई बच्चा सीधे कह सकता है m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड कर दिया, इट्स योर चॉइस। ठीक है, देखो साहब कितना मजेदार सा एस्पेक्ट आया, ये आया dA ओवर dt इक्वल्स टू 1/2 L ओवर m, L ओवर 2m। गॉट इट? अब जरा एस्पेक्ट देखें, ये जो एस्पेक्ट हमारा था जिसमें अर्थ चारों तरफ घूम रही थी सन के, इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क हमने लगाया हुआ था? नहीं लगाया हुआ था। जल्दी बोलो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क हमने नहीं लगाया हुआ था, इसका मतलब L कांस्टेंट है, m कांस्टेंट होता ही हम सब जानते हैं, d ओवर dt अपने आप से कांस्टेंट है। बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, अरे भाई अगर हमने एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया इसका मतलब L कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, और जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो d ओवर dt यानी एरिया टू वेलोसिटी। क्लियर? कोई समस्या? तो अगर आप लोगों से डेरिवेशन के लिए डिस्कशन होता है तो आप ले सकते हैं, ठीक? या आपसे कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ केपलर सेकंड लॉ, तब भी बात यही है। ठीक है, अब एक और मजेदार सा एस्पेक्ट देखिए, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मैं एरियल वेलोसिटी को या एरिया को वेक्टर नहीं कह रहा, यहां तो मजबूरी है, L तो कभी स्केलर होता ही नहीं। बोलो, जब ये L कभी स्केलर होता ही नहीं, एक स्केलर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, तो ये कभी स्केलर आ नहीं सकता, ये स्केलर आ नहीं सकता है, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ये कभी चेंज होगी। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई? अब जरा इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो भाई, मजेदार सी। क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस? यहां से एक चीज हम लोगों को पता लग रही है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो r और ओमेगा की बात हम लोग देख रहे हैं। अगर r बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा, जल्दी बोलो, और r अगर कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या है? d थीटा बढ़ेगा, जल्दी बोलो, ये बात सब लोग क्लियर हो गई? अब जरा लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात करो। किसके बारे में? लीनियर। इस जगह पर ये डिस्टेंस मैंने सपोज r कह दी, क्या कह दी? r। ये क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम, लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम। बोलो, v को मैं क्या लिख सकता हूं? r ओमेगा t। जरा यहां पर सिनेरियो लो और यहां पर सिनेरियो लो, इन दोनों जगह सिनेरियो लो। आपको पता है यहां पर रेडियस कम है, रेडियस कम है तो ओमेगा ज्यादा होगा, होगा या नहीं? अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था, रेडियस अगर कम है ये वाली तो ओमेगा ज्यादा होगा। ओमेगा ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। बोलो, ट्रू भी है कि जब हमारी अर्थ सन से दूर होती है तो आराम आराम से चलती है, यानी लीनियर वेलोसिटी उसकी कम होती है, और जब हमारी अर्थ सन के नजदीक होती है, यानी पेरिहेलियन पॉइंट के आसपास होती है, तो तेजी से दौड़ती है। नहीं समझे? ये बात सब लोग क्लियर हो गई? कहीं कोई दिक्कत? ये एस्पेक्ट है हमारा किसको लेकर के? लीनियर वेलोसिटी। अब जरा लीनियर वेलोसिटी के एस्पेक्ट में एक चीज और मजेदार से देखिए, क्या देखिए, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो mv स्क्वायर ओवर r लगता है, जल्दी बोलो, और यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या लगेगा? mv स्क्वायर ओवर r लगेगा। यहां की वेलोसिटी कम है
और यहां की वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां ज्यादा लगेगा और यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। बोलो, अब कोई बच्चा ये कह सकता है सर यहां नीचे आर आ रहा है, यहां आर ज्यादा है, यहां पे आर कम है, लेकिन आर की डिग्री 1 है और वी की डिग्री 2 है, तो जब डिग्री 2 है यहां पे यानी ये स्क्वायर है तो इसका इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा। नहीं समझे? बोलो भाई, रेसिप्रोकल रिलेशन मिल रहा है v स्क्वायर और r में दोनों जगह पे, ठीक, r मेरा यहां पे कम हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है, तो मैं r के इफेक्ट को नहीं देखूंगा, किसके को देखूंगा, v के। क्यों देखूंगा? क्योंकि v की डिग्री ज्यादा, इसकी पावर 2 है, ठीक, क्या अगर वेलोसिटी यहां पे कम है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है और वेलोसिटी यहां पे ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है अगर यहां पर, सॉरी क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे ज्यादा है तो इसको तो यहां से उड़ जाना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर लगता है, नहीं उड़ जाना चाहिए, अर्थ को सन की बाउंडेशन से बाहर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां ज्यादा लग रहा है। लेकिन एक मजेदार सा एस्पेक्ट इसका ग्रेविटी का, अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो अभी थोड़ी देर पहले m1 m2 ओवर। तो देखो ये कम है तो ये भी कम है, क्यों? क्योंकि यहां पे r की पावर 2 है और r बड़ा है, r बड़ा है तो ये छोटा होगा। नहीं समझे? बाहर की तरफ यानी जब हम एपिरियन की तरफ बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम होता है और अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता है। गॉट इट? इस चीज को यहां देखो, जब ये नजदीक आ गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपने बढ़ा दिया वेलोसिटी ज्यादा करके, लेकिन जरा सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करो, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फॉर्मूला वही होगा Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ r छोटा है, r छोटा है तो ऑब्वियसली ये फोर्स कैसा होगा, बड़ा। कहने का मतलब ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमेशा बैलेंस करके रखता है। अगर इनमें से कोई भी चीज इम्बैलेंस हुई, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया, तो या तो अर्थ सन में जाकर के गिर जाएगी या तो अर्थ अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगी। ठीक है? अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर अर्थ जहां घूम रही है वहां घूमने दो, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक भाई, परेशान इसलिए होना पड़ेगा कि अर्थ तो नेचुरल सैटेलाइट है, इसका सन। ठीक, मैं अर्थ को प्लैनेट कहता हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब सन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये सन का क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है? वो बॉडी जो पर्टिकुलर किसी दूसरी बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, दूर रह के चक्कर लगाती है। अब मम्मी के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगाना मत शुरू कर देना, कहना शुरू कर दो मैं सैटेलाइट हो गया मम्मी का। ठीक है, सैटेलाइट के एस्पेक्ट में दूर भी होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया नेचुरल सैटेलाइट। अब अगर मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करूं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, टीवी के प्रोग्राम मेरे को ब्रॉडकास्ट करने हैं, मोबाइल फोन मेरे को चलाना है, एफएम रेडियो मेरे को चलाना है, नेविगेशन मेरे को करना है, ये सब सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल है। और सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मुझे बढ़ाना है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि कब मेरा सैटेलाइट नजदीक आ रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है, कब सैटेलाइट दूर जा रहा है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहा है। तो ये जो प्लैनेटरी सिस्टम में सन और अर्थ को लेके हम लोगों ने डिस्कशन लिया है, सेम एस्पेक्ट हम लोगों के आते हैं किसमें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और आपको ये बात पता होगी कि अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम लोगों ने छोड़ा है और भी छोड़ रहे हैं, अभी छोड़ा है 4-5 दिन पहले। ठीक है, जिनको हम लोग डिफरेंट यूजेस के लिए वर्कआउट करते हैं। डाउट? तो आई थिंक ये डिस्कशन आपको सेकंड लॉ का समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन के नाम पे छोटी सी बात आती है, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि दूर हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, कम हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होगा, एक दूसरे के साथ रुके हुए क्यों है,
ठीक है, इसमें वर्ड आपको कई बार ये एपीलियन और पेरिहेलियन डिस्कशन के लिए आ जाते हैं, तो ये बात आप लोगों को कंसीडरेशन में रखनी है। ठीक, अब हम बात करेंगे केपलर के थर्ड लॉ के बारे में। थर्ड लॉ को हम लोग टाइम लॉ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टाइम। इसी फिगर पर हमारा थर्ड लॉ हो जाएगा, समझते हैं जरा। रेड पेन हम लोग थर्ड लॉ के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए साहब, अब आप क्या करेंगे, जो फारदेस्ट पॉइंट है उसके लिए R1 ले लेंगे और जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है उसके लिए R2 ले लेंगे। एवरेज जो इन दोनों डिस्टेंसेस का होगा उसको A लिखेंगे, दैट इज R1 प्लस R2 ओवर 2। क्लियर? ठीक है। कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ या कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो पूरा चक्कर लगाने में जो उसे टाइम लगेगा उसको कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? तो यहां T और A के बीच में एक छोटा सा रिलेशन जो है वो दिया हुआ है, वो है T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यानी जो प्लैनेट सन से ज्यादा दूर होगा, ये तो एक ही प्लैनेट की बात की हमने, मान लीजिए मैंने अर्थ ले ली, अब अर्थ के अलावा मान लो मैं जुपिटर ले लेता हूं, तो जुपिटर की अपनी ऑर्बिट तो ऐसी कुछ होती है ना, दूर वाली, नहीं बोलो? प्लूटो की ले लेते हैं, प्लूटो की कहां होती है? सबसे दूर होती है। सैटर्न की ले लेते हैं, उससे थोड़ी सबसे नजदीक किसकी होती है? मरकरी। तो समझ में आ गई होगी सिनेरियो में क्या कहना चाहता हूं। ये तो सारे के सारे नेचुरल सैटेलाइट्स के एस्पेक्ट कर रहा है, प्लैनेट्स की बात कर रहा है। लेकिन अर्थ के चारों तरफ मुझे कोई सैटेलाइट भेजना है, कोई अर्थ के नजदीक घुमाना है, कोई अर्थ से दूर भेजना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो कंप्लीट एक चक्कर लगाने का टाइम होगा वो T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AQ, वेयर A इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए भी सेम एस्पेक्ट है, यहां आप सन की जगह पे अर्थ ले लोगे और अर्थ के चारों तरफ अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट घुमा दोगे। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, पता है कौन सा? मून। वेरी गुड। भाई अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्या है? मून। लेकिन हम मून के अलावा और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स को छोड़ रहे हैं, अलग अलग हाइट्स पे छोड़ रहे हैं, अलग अलग हाइट्स पे छोड़ रहे हैं, तो सबका टाइम पीरियड अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम मीन डिस्टेंस सबके लिए अलग अलग ले रहे हैं। तो ये केपलर का थर्ड लॉ है। आई थिंक आप लोगों को तीनों लॉ केपलर के समझ में आ गए होंगे। और जिन लोगों का अभी कल परसों अतरसों पेपर होने वाला है और ग्रेविटेशन आने वाला है, इन तीनों लॉ में से कोई एक लॉ जरूर उनसे डिस्कस होगा और नॉर्मली सेकंड लॉ डिस्कस होता है। आसान पेपर होता है थर्ड लॉ। वैसे जो लोग ग्रेविटेशन इस पेपर में दे रहे हैं तो थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स के हिसाब से सिलेबस की जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि इस पेपर में जो सितंबर में कंडक्ट होता है उसमें ग्रेविटेशन की हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आ रहा है तो आपको तैयार करना चाहिए। और स्कूल पेपर के लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपके मैडम या सर ने ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे जो भी कुछ करा रखा है उसको तरीके से कर जाओ। अगर उन्होंने सेकंड लॉ कराया है तो आप सेकंड लॉ तैयार कर लो। वहां में और यहाँ में यही अंतर है कि यहाँ हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है, हर चीज को पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। वहां की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उन बातों के बारे में बात करनी है जो उन्होंने बोर्ड में कराई है 11th में। 12th में नहीं, 12th में तो पेपर आता है बोर्ड से बाहर से, 12th में किसी की नहीं चलती, ठीक। तो जो काम 12th में बाहर से होने वाला है उसको हम 11th में क्यों ना करें, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर मीनवाइल किसी को पेपर की अच्छी तैयारी करनी है तो दो ही तरीके हैं। पहला तरीका जो आपके बोर्ड के स्कूल में कराया जा रहा है उसको एम्फसाइज करो। दूसरा तरीका पिछले साल के अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर ले लो, ठीक। वैसे जो मैं यहाँ टेस्ट पेपर में आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूँ उसको बनाने का मेरा तरीका वही है। अभी जैसे अब आप लोगों का स्कूल एग्जामिनेशन होगा, मैं हर बच्चे से उसका पेपर मंगाऊंगा, जिनका हो गया है वो सबमिट भी कर देंगे, ठीक है। फिर मैं ये देखूंगा कि मेरा जो डाटा बैंक है जिसमें से मैं टेस्ट पेपर बनाता हूँ या पेपर बनाता हूँ, ठीक है,
उसमें वो क्वेश्चन है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको उसमें ऐड कर दूंगा। समझ? तो अगर आप टेस्ट पेपर्स यहाँ के प्रॉपर करते हैं तो एक यूनिवर्सल चीज आप लोगों को मिल जाती है। आप किसी भी स्कूल में है मोस्टली वही क्वेश्चन आपसे रिपीट होने वाले। तो सब लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ सबमिट कर देंगे, पेपर की बैक साइड में अपना नाम लिख देंगे और स्कूल का नाम लिख देंगे, जिससे कि जब मैं वापस करूंगा तो आप लोग अपना आराम से दे लेंगे। क्योंकि मुझे एनालाइज करना है, हर साल एनालाइज करना होता है। और एक माइन्यूट चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं आते, लेकिन मैं एनालाइज करूंगा तो सब लोग अपना अपना पेपर सबमिट कर देंगे। डन? कोई दिक्कत? चलिए अब जरा हम लोग सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करते हैं, दोबारा से यही ग्रेविटेशन पे आते हैं। ग्रेविटेशन हम लोगों ने नाम दिया था फोर्स एप्लीकेबल बिटवीन टू और मोर देन टू ग्रेविटॉन, और ग्रेविटॉन बोले तो देसी भाषा में मास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत? तो सबसे पहले यहाँ हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर। इसमें ध्यान यही रखना है कि ये जो R है ये सेंटर टू सेंटर है और डिस्प्लेसमेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो सेंट्रलाइज फोर्स होते हैं। अब सेंट्रलाइज फोर्स कौन से होते हैं? सेंट्रलाइज फोर्स वो फोर्स होते हैं जो दोनों बॉडी के सेंट्रल को मिलाने वाली लाइन के ऊपर इफेक्टिव होते हैं, या द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लाइन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। इसको हम लोग और आसान भाषा में क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्सेस को ऐसे फोर्सेस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं या कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है काफी हद तक मिलती हैं, जस्ट लाइक रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। ठीक है, नाम अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली मिलती हैं। अब व्हाइट स्पंज को कंपेयर मत कर लेना इससे, व्हाइट स्पंज की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होती है, पता है ना? हाँ, चलो, तो सेंट्रलाइज फोर्सेस का एस्पेक्ट क्लियर हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। एज ऑल ऑफ यू नो, g इज कांस्टेंट, इट इज नॉट वेक्टर। मास नॉट वेक्टर, r स्क्वायर हो गया, ये भी वेक्टर नहीं है। अब मैं वेक्टर कहां से लाऊं? नो डाउट मुझे एक छोटा सा मैनिपुलेशन करना होता है, यहां पर r कैप और लिखना होता है। ये r कैप मैं डिनोमिनेटर में लिखूं या न्यूमरेटर में लिखूं डजंट मैटर, क्योंकि r कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं डजंट मैटर, सिंपली r कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। r cap gives the direction of, I may write it in numerator as well as in denominator. No doubt. यहीं से थोड़ा सा एक अगला एस्पेक्ट हम लोगों का जो शुरू होता है वो शुरू होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, कपौती है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर तो न्यूटन की। ठीक है, हालांकि न्यूटन से पहले लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन जो फॉर्मुलेट किया ग्रेविटेशनल फोर्सेस को वो न्यूटन ने, तो इसलिए जब भी नाम आएगा ग्रेविटेशनल लॉ का, न्यूटन का जरूर आएगा। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? वेक्टर फॉर्म की। तो शुरुआत तो हमने वेक्टर फॉर्म की करी दी है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना होता है? यूनिट वेक्टर लगाना होता है। आगे की बात करते हैं। देखिए साहब, जब वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी आप लोगों से शेयर किया था हमने, कि वेक्टर अपने आप में बड़ा ही कैसा कॉन्सेप्ट है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोबारा से हम रिपीट ही कर रहे हैं एक बार। मान लीजिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं और ये अपने दो मास ले लेता हूं। ये मास मेरा
A है और ये मास मेरा B। ज्यादा करते हैं इसको M1 कह देते हैं और इसको M2। ठीक, इन दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बाद में लिखूंगा, पहले मैं पोजीशन वेक्टर की बात करता हूं। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, तो इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है मैंने इसको R1 कह दिया और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसको R2 कह दिया। ये मेरे नोटेशन है, मैं चाहूं तो इसको RA लिख सकता हूं, इसको चाहूं तो RB लिख सकता हूं, R12 लिख सकता हूं। ये मेरे नाम देने वाली बात है और कुछ नहीं है। गॉट इट? पोजीशन वेक्टर में एक पोजीशन ओरिजिन होती है, इसलिए यहां जो ये सफिक्स आता है वो एक ही आता है, कभी भी दो नहीं आते। ठीक, अब मैं ओरिजिन को भूल जाता हूं, इस पोजीशन वेक्टर और इस पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या देता हूं साहब? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता हूं, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसको देता हूं या इसके रेस्पेक्ट में इसको देता हूं। तो मेरे पास पहला एस्पेक्ट आता है RAB। चूंकि यहां दो सफिक्स आ रहे हैं, इसका मतलब अब मेरा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक, अगर कोई बच्चा इसको लिखता ROA, तो अब ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसमें पहली पोजीशन या इनिशियल पॉइंट O है। अब मैं इसको पोजीशन वेक्टर नहीं कहूंगा। तो देखो फिजिक्स बड़ी आसान सी चीज है, बशर्ते हम इसमें जो भी मिल रहा है उसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा पोजीशन वेक्टर और दूसरे क्वेश्चन में कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बात बिल्कुल अलग हो गई। और हम जो पढ़ते आए हैं वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये सब ध्यान ही नहीं किया कि भाई क्या था, पोजीशन वेक्टर था या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। आंसर में तो हो ही होगा, पक्की बात है। अब मुझे अगर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों में अंतर पता है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसलिए हर चीज को बिल्कुल पक्का करके आप लोग चलिए। RAB exactly it may be written as RB minus RA. RB is the final position and RA is the initial position, and the direction of RAB must be like that, A से B की तरफ। Put out? तो RAB का मतलब क्या होता है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगली बात देखिए, अगर मैं लिखता हूं यहां पर RBA, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट इज B एंड फाइनल पॉइंट इज A। तो डायरेक्शन ऑफ RBA जस्ट लाइक ब्लू बोले तो ब्लू, दैट इज इक्वल्स टू RA माइनस R। बोलो, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि RBA इज इक्वल्स टू माइनस RAB? बोलो जल्दी से, लिख सकता हूं ना? क्लियर है? अब जरा इस बात को हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। जैसे ही अप्लाई करेंगे वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। क्या? जैसे ही अप्लाई करेंगे वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अब अप्लाई करने की जगह कहां बची? एक तो F पे, क्योंकि ये वेक्टर है, एक इस R यूनिट वेक्टर, और भी जगह नहीं है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, स्केलर है, स्केलर है, इनमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। यहां कर सकते हैं और यहां कर सकते हैं। लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं साहब? देखें, FAB इज इक्वल्स टू कैपिटल G M1 M2, या कोई लिख सकता है MA MB, डजंट मैटर, ओवर R स्क्वायर, दैट इज RAB। कहीं कोई डाउट? जल्दी बोलो, नहीं है? कहीं कोई समस्या नहीं है? थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करते हैं। सॉरी, नीचे ऊपर की कोई बात नहीं सर, वो कैप था। ठीक है, इससे अगले स्टेप में मैनिपुलेशन करते हैं। क्या मैनिपुलेशन करते हैं? RAB से ऊपर नीचे क्या कर दो? क्या मिल जाएगा? G M1 M2 ओवर R क्यूब, मैग्नीट्यूड है, और ये ऊपर हो जाएगा RAB वेक्टर।
जो पहले स्टेप पे लिख दिया था वो इस स्टेप पे लिखना है। ध्यान रहे जो यहां डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ये है, जो डायरेक्शन यहां है वही डायरेक्शन। किसी को दिक्कत नहीं है? अब आगे देखें जरा, क्या देखें साहब, क्या पढ़ूंगा मैं इसे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए ड्यू टू बी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए ड्यू टू, नो डाउट। इसी तरह से मैं लिखूंगा इसे एफ बी ए, कोई समस्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए, that is equals to G m1 m2 over r cube r b a वेक्टर, एरो कैप। समझ में आ गई बात? कब कैप लगानी है? नीचे स्क्वायर है तो कैप, और जब नीचे क्यूब है तो। एक बात और समझाएंगे जो थोड़ी थ्योरेटिकल है, क्या है साहब? जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनको एक माइनस का साइन हम अपनी तरफ से देते हैं, और जितने भी रिपल्सिव फोर्स होते हैं उनको प्लस का साइन देते हैं। और प्लस के साइन को यूजुअली हम लोग लिखते नहीं है, लगाते नहीं है। ठीक? ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, नेवर दे आर रिपल्सिव। इसका मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो अट्रैक्टिव ही होगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? इसके लिए थोड़ा सा यहां फिर मैनिपुलेशन करते हैं। क्या मैनिपुलेशन करते हैं? बीइंग अट्रैक्टिव फोर्स वी हैव टू राइट हियर ए नेगेटिव साइन, और जैसे ये नेगेटिव साइन आएगा ये मेरा आर बी ए हो जाएगा। भाई मैंने अपनी तरफ से माइनस दिया है तो इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूं, माइनस और माइनस प्लस, वही आगे जहां था। नहीं समझे? मैंने अपनी तरफ से माइनस दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि मैं इसे अट्रैक्टिव फोर्स कहना चाह रहा हूं। तो या तो मैं यहां माइनस का साइन लगाऊं, रेड वाला ये साइन हो, रेड वाला ये हो, ठीक है? या फिर मैं ब्लू वाला सारा नोटेशन दूं और कहूं, क्या कहूं? फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर। दोनों बात लिखना जरूरी नहीं है कि आप ये भी लिखें फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, या यहां माइनस भी लगाएं। दोनों चीज एक साथ नहीं करनी, या तो माइनस का साइन लगाओ या तो लिखो। माइनस का साइन लगाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और अगर प्लस का साइन लगाया है तो ये ऊपर वाला होगा। गॉट इट? लेकिन अगर प्लस का साइन लगाया है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो आपको एक लाइन लिखनी होगी, फोर्सेस आर इन, फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। ऐसे यहां भी लगा दो भाई, यहां कैसे बना गया तुम्हें? माइनस का साइन लगाओ और इसको आर ए बी लिख दो। एरो है तो एरो, और कैप है तो कैप। एक बार हम लोग यहां पे ये प्रूव कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ये कर चुके हैं ना, आर बी ए इक्वल्स टू माइनस आर ए बी। यू मे राइट हियर एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी। इस बात को आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है क्या? शो दैट टू बॉडीज, शो दैट टू बॉडीज एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का कॉन्सेप्ट है जी। तो अगर आपसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के बारे में डिस्कशन वो कहता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है, और ये मान लो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हमने यहाँ लिखी हैं सारी लिखनी है। बस यहाँ पे न्यूटन और लिखते चले जाना, क्योंकि फोर्स न्यूटन में आता है। समझ आ गई बात? तो इसे हम वेक्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है थ्योरेटिकल, एक्सप्लेन या शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, ये बात भी आप लोग कह सकते हैं। गॉट इट? इसके बाद में आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। एग्जांपल देखिए क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात हम लोग यहां कर रहे हैं, और किसके बीच में लग रहा है? ग्रेविटॉन के बीच में लग रहा है। अब ग्रेविटॉन यहां हम छांटे तो एक ग्रेविटॉन तो मैं खड़ा हूं, एक ग्रेविटॉन ये है, एक ये है, एक ये बोर्ड है, एक ये पंखा है, एक ये प्रोजेक्टर है, एक कैमरा है, एक कंप्यूटर है, एक प्रोजेक्टर है।
ये सारे ग्रेविटॉन ही तो हैं, या हम देसी भाषा में कहें सारे मास हैं। तो अगर मैं अपने ऊपर फोर्सेस की बात करूं तो ये फैन भी फोर्स लगा रहा है, बोर्ड भी फोर्स लगा रहा है, प्रोजेक्टर भी फोर्स लगा रहा है, कैमरा भी लगा रहा है, आप भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, पीछे वाला बोर्ड भी लगा रहा है, सब मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन नेट फोर्स क्या है? एग्जैक्टली इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। बोलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर आप नेट फोर्स की बात करना चाहते हैं तो सारे के सारे फोर्सेस को वेक्टर सम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक। अब वेक्टर सम को कैसे लिखेंगे? बड़ी आसान सी बात है, ये डायग्राम हटा देते हैं, किसी को कुछ अगर नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। वैसे समझने वाली चीजें थी, सब कुछ हमने बुक में आपको दे ही रखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी का मन हो रहा हो, नींद भी आ रही हो, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर अपने चला लो। नहीं तो शांत से बैठो, क्या बात है, मन नहीं लग रहा है बच्चों? क्यों बच्चों, या कल के पेपर की चिंता लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले आधा घंटे से या पौना घंटे से आप लोग भूल गए होंगे कल पेपर की है। अच्छा, किस किस को याद था कि कल पेपर भी है? आधा पौना घंटे से आपको याद था? आपको मन नहीं लग रहा था यहाँ? हमें तो ऐसा लगता है कि जब हमारा किसी चीज को करने में मन लगता है तो बाकी सब भूल जाते हैं। आप भूलते नहीं? एक्चुअली में बेटा ये आपकी कमी नहीं है, ये कमी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल सिस्टम की रही है। 9th में, 10th में, 8th में वो सीसी पैटर्न जब से शुरू हुआ है बहुत बुरा हाल हो गया है। 4 चैप्टर पढ़ते हो, उसमें भी मैडम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो बता देती हैं, वो सब हो गए और कर आए और मार्क्स अच्छे आ गए, सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक। अब आप ये सोचो कि ये तो आपका पहला पेपर है अभी 11th का, जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 यूनिट आ रहे होंगे, 5 आ रहे होंगे, 7, ठीक, 7। फाइनल एग्जाम की बात देखो, फाइनल एग्जाम में तो सारे के सारे यूनिट आने हैं। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट टर्म में हो गया उसको भूल जाएंगे, वो भी हमें तैयार रखना पड़ेगा। किसके लिए? फाइनल के लिए, ठीक है। चलो साहब, इसको भी छोड़ो। हर बच्चा आप लोगों में से जस्ट आफ्टर 12th या तो मेडिकल एंट्रेंस में बैठेगा या तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बैठेगा। मुझे पता आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो 1500 रुपए का फॉर्म कम से कम ना भरे, और बस चलेगा तो एक एक बंदा 6-6 फॉर्म भरेगा। जितनी फीस मुझे या पूरे साल की दोगे वहां 10 दिन में फॉर्म में दे दोगे, पक्का है, पता है मुझे। और वहां क्या होने वाला है? जिस कारण पता है क्या होने वाला है? 11th का भी आएगा और 12th का भी आएगा, यानी बेटा मानिया 7 यूनिट तो ये और 10 अगली, 17 हो गई 11th की, ठीक है, और 17 बेटा 12th की। इसलिए बेटा जो टेंशन है ना उसको तो हवा में उड़ा दे, टेंशन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक। और तरीका वो एडॉप्ट कर लो जो वशिष्ठ सर पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, ठीक है। तो सारी समस्याओं का निश्चित रूप से अंत, और सीबीएसई की बात नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिलेक्शन पक्का, मान जाओ। और अगर उसी डरने पे चलते रहे तो डरते ही रहोगे, और डर डर के 11th भी हो जाएगी, 12th भी हो जाएगी, उसके बाद में बेकार हो जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जो आपका अब तक पैटर्न चल रहा था, मैंने दोनों पैटर्न बता दिए हैं कि 2 यूनिट तैयार किए, एग्जाम दे आए, भूल गए, 2 यूनिट तैयार किए, एग्जाम दे आए, भूल गए। जो पैटर्न चल रहा था उसको भूल जाओ। और पहले से अगर किसी बच्चे ने ये पैटर्न एडॉप्ट कर रखा है कि पीछे की चीज़ों को भी बार बार रिवाइज करता रहता है, सोचता रहता है, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाता रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम अगर आपने इन पहले 4 महीनों में कर लिया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अप्रैल से शुरू हुआ था ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 होने जा रहे हैं। तो इन 6 महीने में जिस बच्चे ने इस बात को अडॉप्ट कर लिया है उसको आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, सब कुछ ठीक। और नहीं हुआ तो आपके पास में मैक्सिमम 2 महीने का टाइम और है। 2 महीने में अपने आप को अगर इस पैटर्न पे ले आओगे जिस पर मैं चल रहा हूं या चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तब तो सब ठीक है, वरना तो
आगे मौका नहीं मिलना अपने आप को बदलने का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी आती है। यहां तक तो बात सिर्फ यूनिटों की है। कुछ बच्चे तो एक काम और करते हैं, सर इंपॉर्टेंट दे दो। वो 5, 6 या 7 यूनिट की भी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं 26 क्वेश्चन आने हैं ना एग्जाम में, तो आप ज़्यादा नहीं बस 30-35 दे दो। वो और घटिया और खतरनाक मामला है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा बेटा मोल्ड करना है, अपने आप को इन चीज़ों पे लेके आओ, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज कर लोगे चीज़ों को, हो सकता है किसी बच्चे ने, मान लीजिए कल मैं मान्या का पेपर ले लेता हूँ केमिस्ट्री का, इसने पेपर देना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, 3 दिन की छुट्टी मिल गई, आते ही पढ़ लिया, थोड़ा जार डर रही थी केमिस्ट्री से, आते ही पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन पढ़ लिया, अब तीसरे दिन सोच रही मैं क्या पढ़ूँ, बोर हो गई मैं तो पढ़ के। तो देखो उसका तरीका बताता हूँ मैं आपको, बोर नहीं होना है। आप उन्हीं टॉपिकों को लो और उन्हीं टॉपिकों पे अलग अलग बुक कंसल्ट करो। नंबर 1, अलग अलग बुक कंसल्ट नहीं कर सकते तो अलग अलग एक्सरसाइज करो। समझ रहे? पढ़ाने का काम होता है ज्यादा से ज्यादा 3 बार। भाई एक बार तो जितना कॉम्प्रिहेंस हो सकता है मैं दे रहा हूं, या एक बार आप अपने स्कूल में भी लेते हो, एक बार आप अपने घर पर स्टडी कर लो, 3 बार आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो। चौथी बार आपको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पढ़ना। चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं बार, जितने बार भी करते हो, हमेशा आपको उसके क्वेश्चंस को लिखना है, यानी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लिखना है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो या आपके न्यूमेरिकल हो या डेरिवेशन हो, लिख के करना है। अब बात सुनिए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। जिन 3 बार हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है और अपने आप घर में पढ़ा है, उन 3 बार में हम लोगों ने कुछ चीजें अंडरलाइन करनी है। तो जिस दिन आपका एग्जाम है, रिवीजन के नाम पे उन अंडरलाइन वाली चीजों को एक बार देख लो, तैयारी पूरी। अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे, नोट्स अपने नहीं बनाओगे, तो जितने बार भी पेपर होगा हर बार कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे, कहां से लाओगे इतना टाइम? अभी तो 7 यूनिट है, अगली बार 17 आनी है, और अगली से अगली बार 34 आनी है। अकेले केमिस्ट्री की नहीं, फिजिक्स की भी 20 आनी है, मैथमेटिक्स की भी 40 आनी है, चलो बायो की आनी है। तो बेटा पैटर्न चेंज कर लो, जो आपको बताया जा रहा है। देखो मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ना आप ही को है, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, गाइड करने के लिए ही यहाँ पे खड़ा हूँ। जो 20 साल के मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वही आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो अपना ये वाला तरीका एडॉप्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये बताएं, काउंसलिंग तो खैर हो गई है एंड में, क्या हम इससे आगे बढ़ें या छुट्टी कर दें? कितने लोगों का कल पेपर? 1, 2 लोगों का पेपर, छुट्टी सब कह रहे हैं, क्यों करते? चलो ठीक, कोई बात, नो प्रॉब्लम, छुट्टी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, और अगर आप